Our today's topic is about thematic apperception test. I think ये मोस्ट कॉमनली आपने इसको TAT टेस्ट भी कहते हैं और थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट प्रॉपर इसका एब्रीविएशन। ये डेवलप किया था हेनरी मरे ने और क्रिस्टियाना मॉर्गन ने 1935, और इसके डिवाइस करने की जो हिस्ट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो हेनरी मरे है इसकी कोई क्लाइंट थी जिसने उनको मेंशन किया जी कि उसका जो बेटा है, को टीन एज बेटा है, वो यूँ करता है कि वो न्यूज़पेपर कटिंग से तस्वीरें लेता है और उन पर स्टोरीज़ बनाता, और वो जो स्टोरीज़ हैं वो मोर और लेस जो उनकी जो फैमिली सिचुएशन है, जो बच्चे का जो बिहेवियर है, जो उसके जो एटीट्यूड्स हैं उससे बहुत करीब होती हैं, उससे बहुत मिलती जुलती हैं। सो ये जो न्यूटन का सेब गिर गया हेनरी मरे पर, और जैसे एक तरीके से हेनरी मरे को आइडिया मिला, क्रिस्टियाना मॉर्गन ने भी इसमें पार्टिसिपेशन की इसको डेवलप करने में, लेकिन मेरे ख्याल में हार्डली आपको साइकोलॉजी का स्टूडेंट क्रिस्टियाना मॉर्गन का नाम थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के हवाले से जानता होगा। सो ये कोई 31 कार्ड्स हैं, 31 के करीब कार्ड्स हैं, जिनमें से कोई 10 से 15 कार्ड्स, 10 to 15 कार्ड्स हम पेशेंट्स को, सब्जेक्ट्स को दिखाते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस में दोनों अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में बताता हूँ आपको। जो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूँ हैं कि आई एम गोइंग टू शो यू सम कार्ड्स, देयर आर सम सोशल सिचुएशंस गिवन ऑन दीज कार्ड्स, what you need to do, you need to narrate a story related to the picture and the situation given on the card. The story must be related to what had happened before this situation, what is happening right now in this situation, and what you are expecting, what is going to happen next. तो उर्दू में यूँ हो जाएगा कि जी मैं आपको कुछ कार्ड्स दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, ये कुछ तस्वीरें हैं और वो उसमें कोई सिचुएशन, कोई सूरत हाल है। आपने ये करना है कि सूरत हाल को देखते हुए एक कहानी बतानी है, कहानी बोलनी है आपने, जिसका ताल्लुक ये सिचुएशन है इससे पहले क्या होता रहा है उससे हो, या अभी इस सिचुएशन में, अभी इस सूरत हाल में, इस तस्वीर में क्या हो रहा है इससे मुतल्लिक भी हो, और ये भी हो कि आइंदा जो आने वाला वक्त है उसमें क्या होगा। सो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जैसे ये कवर करते हैं। अच्छा, स्टोरीज़ आमतौर पे ये होता है कि जो आपका क्लाइंट है या जो सब्जेक्ट है या पेशेंट है, जो भी आप उसको नाम दे दें, वो बोलता है, जो बोलती है, और आप उसको लिखते हैं, आप उसको राइट डाउन करते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैनरिज्म एंड पोस्चरिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन जो पेशेंट का है वो देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो सिचुएशंस हैं वो इस तरह की हैं इन कार्ड्स पर, ये एक तरह की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट सिचुएशंस की, कि वो जब इनको अपनी ज़िंदगी से रिलेट करेगा या करेगी तो जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो भी आपको कुछ बताएंगे और उनकी बेसिस पर भी आप कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। देखिए, जो मेन आइडिया है, कुछ लोगों ने तो ये भी आर्ग्यू किया है कि जो थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है ये टेस्ट नहीं है, इट्स मोर लाइक अ टेक्निक, बिकॉज टेस्ट में तो आप राइट एंड रॉन्ग करते हैं, अब इसमें देयर इज़ नो स्पेसिफिक राइट, देयर इज़ नो स्पेसिफिक रॉन्ग, इसीलिए हम थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट को एक प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं। और ये साइको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए भी दूसरे टेस्ट के साथ मिला के हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इसी टेस्ट को इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आमतौर पे जो ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, जैसे ये सर्विसेज में होते हैं, फ़ौज में ISSB का आपने सुना होगा, वहाँ भी ये थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट इस्तेमाल होता है, और हायरिंग में भी इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ़ इदारों की, इंस्टीट्यूशंस की। मैं ख़ुद ये जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है इसके साथ काम करता हूँ, तो इनकी भी जो हायरिंग है उसमें मैं ये थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट को एज अ
काइंड ऑफ अ टूल के कि जो ये मेजर कर सके कि जी ये सर्टन पर्सनालिटी ट्रेट्स जो उस खास जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं वो इस क्लाइंट के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं या नहीं है, उसके लिए थमेटिक परसेप्शन टेस्ट को अप्लाई किया जाता मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब सी दैट कि जी ये जो इंस्ट्रक्शंस आपने दी और फिर आप जैसे आप स्टोरी नरेट करते हैं तो जो आउटकम आती है उसको आप किसी वे से इंटरप्रेट करेंगे, किसी तरीके से उसका तज्जिया करेंगे ताकि आप कोई टेस्ट के रिजल्ट्स लिख सकें या कोई किसी टेक्निक के जो जैसे हम कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है इसके रिजल्ट्स बता सकें। सो दो जो मेथड्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। एक नोमोथेटिक मेथड है जो क्वाइट लेंथी है, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें होता यूँ है कि आप एज, जेंडर और जो दीगर जो वेरिएबल्स हैं जैसे सोशो इकोनॉमिक क्लास भी हो सकती है, रेस भी हो सकती है, इवन नेशन भी हो सकती है, उसके पहले आप नॉर्म्स इस्टेब्लिश कर लें। तो जो लोग टेस्ट कंस्ट्रक्शन की मेथडोलॉजी को समझते हैं वो ये जानते होंगे कि इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, कि आपके पास जो कोई आ रहा है तो वो तो किसी भी रेस से हो सकता है, किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो सकता है, तो पहले तमाम जो रेसेस हैं, तमाम जो एजेस हैं या जो जेंडर है उसके आप नॉर्म्स इस्टेब्लिश करें, फिर उन्हीं के वाया उसकी इंटरप्रिटेशन करें। सो ये जितने भी क्लिनिशियंस हैं जो लोग इस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं उनको ये बहुत लेंथी मेथड लगता है और वो आमतौर पे इस मेथड को अप्लाई नहीं करते। वो बहुत ही कोई साइंटिफिक कोई स्टडी कर रहा हो या रिसर्च कर रहा हो वो में भी उसको इस्तेमाल करें। दूसरा जो मेथड जो कॉमनली इस्तेमाल होता है वो इडियोग्राफिक मेथड हम कहते हैं उसको। देखिए मेनली जब कोई स्टोरी नरेट करेगा तो उसमें क्या बताएगा, थीम कोई देगा तो उसमें क्या बताएगा, उसमें उसके एटीट्यूड्स आएंगे जी, उसकी फीलिंग्स आएंगी, उसके इमोशंस आएंगे और सर्टन जो ख़ास सिचुएशंस हैं उसकी तरफ उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो आप उस बेसिस पे कंसिडरिंग द हिस्ट्री ऑफ दैट पार्टिकुलर पर्सन, मतलब जैसे आप कोई भी ये टेस्ट करने से पहले उसकी कोई हिस्ट्री लेंगे और उसकी हिस्ट्री से कुछ चीज़ें रिलेट करें, उसका कोई भी जैसे वो उसकी एक पैटर्न आ रहा है कि जी जहाँ कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ रही है तो उसका जो परसेप्शन है इतना एनवायरनमेंट थ्रेटनिंग है, ये डर गया है, ये चौंक गया है, ये हैरान है। तो अब आप जो परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट है वो थ्रेटनिंग है। सो जो उसकी एक्चुअल लाइफ है उसके साथ जब आप को कंपैरिजन करेंगे तो लगेगा कि जो फियर है वो उसके अंदर है, मौजूद है और उसकी देयर इज़ अ हिस्ट्री जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी जो स्टोरीज़ में उसने थीम्स दी हैं वाइल्ड रिस्पॉन्डिंग टू दीज पिक्टोरियल एम्बिगुअस स्टिमुलाई हम कह सकते हैं टेक्निकली थमेटिक परसेप्शन टेस्ट को। सो जो मेन मैंने आपको कोर टेक्निक बताई जो इडियोग्राफिक जिसको हम कह रहे हैं, और वो आप बेसिकली एवेलुएट करते हैं और मैंने उसमें आपको जो पर्सनल हिस्ट्री है उसकी भी आपको इम्पोर्टेंस मैंने बताई है। देखिए हम जो ज़िंदगी है इसमें वट एवर जो ओवर परसेप्शंस आर, जैसे हम व्यू करते हैं चीज़ों, और जो हमारा व्यू होता है उसकी रिपीटिशन से हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स बनते हैं, हमारे एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं। और कोई भी जो इंडिविजुअल है वो कंसिस्टेंट होता है अपने एटीट्यूड में, एटीट्यूड्स तब्दील होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स भी तब्दील होते हैं, बट ऑब्वियसली ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ द ब्लू आपके एटीट्यूड्स तब्दील हो जाएं, आउट ऑफ द ब्लू आपके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनके अंदर तब्दीली आ जाए। तो आप उस शख्स की ज़िंदगी के एक ख़ास पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसमें आप उसके ऊपर ये टेस्ट करते हैं, उस पॉइंट पे उसका जो एटीट्यूड जो डेवलप हो चुके होते हैं, जो उसके व्यूज़ ओपिनियंस सोसाइटी की तरफ डेवलप हो गए होते हैं, जो उसके जो परसेप्शंस हैं, जिस तरह से चीज़ों को वो व्यू करता है, वो एक ख़ास लेवल तक आ चुके होते हैं, उनको आप एनालाइज करते हैं। सो
ताकि आप उसकी सूटेबिलिटी देखें। जैसे आप हायरिंग के लिए कर रहे हैं तो आप सूटेबिलिटी देखेंगे कि जी वो जॉब के लिए है, और अगर आप साइको डायग्नोस्टिक या तशखीस के मकसद के लिए अगर आप थमेटिक का परसेप्शन टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जी मेलट से कोई अगर सस्पिशियस पैटर्न आ रहा है, ये घूर रहा है, ये देख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, अब ये सस्पिशियस पैटर्न, उसको शक हो गया है, उस शक की नज़रों से देख रहा है, दैट इज़ अ सस्पिशियस पैटर्न। और वो फ़ख्र के एहसास से अपनी कामयाबी का बता रहा है, ग्रैंडियोस आइडिएशन, उसको गुस्सा आ रहा है, और वो अपने माहौल में कंफर्टेबल नहीं है, अग्रेसिव ट्रेंड्स। सो मोरलेस जैसे भी आप स्टोरीज को इंटरप्रेट करेंगे और जैसे कि हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे, ये पहले सेल्फ एडमिनिस्टर करेंगे और फिर सेकंड जो हमारा जो एक्सरसाइज होती है हम दूसरों पे एडमिनिस्टर करते हैं सीखने के पर्पस से। सो इट्स अ कोर ऑफ द thematic perception test, and how much accurate it is, how much scientific it is. So obviously ऐसा नहीं होता कि जो ये कोई 100% को क्लियर पिक्चर आ जाती है, लेकिन अगर हम जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है रिलेटेड टू थमेटिक परसेप्शन टेस्ट देखें, जो वर्ल्ड वाइड अगर कोई चीज़ ग्लोबली एडमिनिस्टर हो रही हो तो ज़ाहिर है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी होगी, उसकी कोई रिलायबिलिटी हो, उसकी कोई वैलिडिटी हो। तो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं कि ये एक्यूरेट देता है आपको एक पिक्चर, और जिसकी बेसिस पे आप जिस पर्पस के लिए ये टेस्ट कर रहे हैं वो अपना मकसद जैसे हासिल कर सकते हैं। हायरिंग के लिए करते हैं, आपको सर्टेन ट्रेड्स चाहिए होते हैं, सीधा हट के जी हायरिंग के लिए कोई आदमी इमोशनली ओवर रिएक्ट तो नहीं करता, भी एक ऐसी जॉब पे जा रहे हैं जहाँ इमोशंस को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है, बैलेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आर्म फोर्सेस के लिए जब आप करते हैं, इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं, इवन कोई अगर बिजनेस कॉर्पोरेट के लिए भी करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होना होता है रादर देन कि आप इनर फीलिंग्स ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जज्बाती आप ज़्यादा हो रहे हो। सो ये इन कामों के हवाले से नेगेटिव ट्रेड्स आते हैं। और साइको डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए जब यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर है आपने एक साइकोथेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में जाना होता है विद दैट क्लाइंट के, विद दैट पेशेंट के। सो आप देखते हैं कि हाउ द पर्सन इज़ व्यूइंग हिज और हर इन्वायरमेंट। So knowing already that कि जी how the person is viewing that environment, so it would be more comfortable for you, it would be more good for you that कि जी आप फिर उसको फिर जो psychotherapeutic जो relationship है उसमें उसी context में उसको फिर डील करते हैं। देखिए जो आर्गूमेंट आमतौर पे होता है या जो क्रिटिसिज्म आमतौर पे होता है कि जी बहुत सी जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ही इम्प्रेशनिस्टिक आ जाती हैं। देखिए दिस नथिंग, जो जब आप प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करते हैं तो ये अगर आप 40s 50s 60s का जो बैकग्राउंड है साइकोलॉजी का वो उठा के देखें तो साइकोएनालिसिस वाज अ वेरी डोमिनेटिंग स्कूल एट दैट टाइम। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन वाया साइकोएनालिसिस ही होती थी, तहलील नफ्सी के थ्रू ही इलाज होता था, जो अगर हम साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू मेंटल हेल्थ कह लें तो साइकोएनालिसिस। अब ये जो जितने टेस्ट हैं, थमेटिक परसेप्शन टेस्ट है और शॉकिंग प्लॉट टेस्ट है, ये कंसिडर्ड टू बी स्टिमुलेटिंग द अनकॉन्शियस, लाशऊर। अब लाशऊर से मालूमात का बाहर आना, अब वो जो लोग साइकोलॉजी को समझते हैं और साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस के बारे में जानते हैं या जो साइको एनालिसिस का पैटर्न जानते हैं, सो अनकॉन्शियस से जो चीज़ बाहर आती है वो बिल्कुल ओपन फॉर्म में नहीं होती, वो सिंबॉलिक फॉर्म में होती, यानी वो किसी न किसी अलामती फॉर्म में होती। जब आप थीम्स नरेट करने का कहते हैं तो जाहिर है हम उनको अपनी लाइफ हिस्ट्री तो लिखने का नहीं कह रहे, तो वो तो कोई भी तरह की इमेजिनेशन से, फैंटेसी वर्क से कोई थीम नरेट करते हैं, कोई स्टोरी करते हैं जिसका कोई प्लॉट होता है,
जिसमें कोई क्लाइमैक्स होता है, जिसमें कोई आउटकम होती है। भाई आपकी जो ये आप सिटकॉम्स देखते हैं या कोई आप नावल पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, अब उसमें मेनली क्या होता है, कोई मेन थीम होती है जिसके इर्द गिर्द एक कोई सिचुएशन बनती है, फिर वो सिचुएशन जो है वो अपलिफ्ट होती है, पीक पे जाती है, फिर वहाँ से वो रिजॉल्व होती है और वो फिर या वो ट्रेजेडी बन जाती है या जो जैसे वो कॉमेडी बन जाती है, अगर हम इसकी देखें, एस्थेटिक्स को देखें, और उससे फिर आपको कोई प्लेजर मिलता या आपको कोई उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती। सो इवन जो ट्रेजेडी है वो आपका कथारसिस करती है, जो हमारी कोर थीम है एस्थेटिक्स की या आर्ट की है, जिसको करके कह लें। सो अगर हम थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट पे भी जाएं तो जो कोर थीम्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी ने दोज थीम्स वुड बी लीडिंग यू समवेयर, आपको कहीं ना कहीं वो लेके जा रही होंगी, कहीं ना कहीं रिजल्ट दे रही होंगी, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो अहम है, और वो क्यों अहम है, वो आपकी पर्सनालिटी एनालिसिस के लिए है। तो यू नेवर फॉरगेट द ऑब्जेक्टिव दैट कि आप एडमिनिस्टर क्यों कर रहे हैं, आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, पर्सनालिटी एनालिसिस के लिए, और आपको टेस्ट को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें, उसी बैकग्राउंड में आप उसको इंटरप्रेट करें। सो the technique is quite effective, the technique is very good, and over the years जो लोग clinical practice करते हैं या जो psychotherapy की practice करते हैं worldwide, so they are like getting kind of a sense that कि जी these themes being produced in response to ambiguous stimulation to these pictorial situations has a significance, important, and giving you a detailed picture of a personality. और इवन आप ज़ाहिर है जब बहुत से केसेस देखते हैं तो आप कंपैरिजन की उसमें होते हैं, आप पेशेंट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं कि जी उसकी जो थीम्स हैं उसकी क्या इंटेंसिटी है। जैसे बहुत से पैरानॉइड थीम्स आएंगी तो आप पैरानॉइड थीम्स का इवन कंपैरिजन कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं। रिपीटिशन ऑफ जैसे आइडियाज़ बहुत आती है कि जी एक जो 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 इंडिविजुअल है वो फैमिली थीम्स बहुत दे रहा है, एक इंडिविजुअल वर्क रिलेटेड थीम्स बहुत दे रहा है, एक इंडिविजुअल एक तरह की एस्केप की थीम्स बहुत दे रहा है कि बिकॉज वो सेटिस्फाइड नहीं है एग्जिस्टिंग जो उसकी लाइफ के अंदर सर्कमस्टांसेस हैं, तो वो उनसे वो आगे जाना चाह रहा है। सो अगर आप ये पूरा कंप्रिहेंसिवली इस टेस्ट को देखेंगे तो इट्स अ वेरी यूजफुल टूल फॉर क्लिनिशियन, और पर्सनल सिलेक्शन के लिए भी मैंने इसकी आपको इम्पोर्टेंस बता दी। एक और जो क्रिटिसिज्म क्या है, या ऑब्वियसली कोई थोड़ी एविडेंस भी होती है इसकी कि जी जो जैसे डिप्रेसिव लोग हैं वो बहुत लिमिटेड थीम्स देते हैं जी, थोड़ा थोड़ा एक चीज़ बहुत दो चार जुमलों में वो बोल देते हैं, स्टोरी को बता दें। एक बच्चा है बैठा है सोच रहा है, इसमें एक कार्ड है, एक बच्चा है बैठा है, तो वो 3 जुमलों में ख़त्म कर देते हैं। अगर आप प्रॉपरली गाइड करें तो थीम्स बड़ी हो सकती हैं, स्टोरीज़ बड़ी हो सकती हैं, आप क्वायरीज भी कर सकते हैं। अच्छा बच्चा आप कह रहे हैं क्या कर रहा है, बच्चा कह रहे हैं बच्चा बैठा है उदास है, क्यों उदास है की भी क्वायरी हो सकती है। जैसे सिस्टम कुछ लोग लिमिट करते हैं कि जी आप 3 बस क्वायरीज करें, ज़्यादा ना करें। मेरे ख्याल ज़्यादा भी की जा सकती हैं, आपको 100 समझ लें 20 सवालों की, लेकिन बार लाइक आपने इलिसिट करना है एक रिस्पांस फ्रॉम द क्लाइंट, सो क्वायरी इज़ अ पॉसिबिलिटी। अच्छा इसी का जो एक और इक्विवेलेंट टेस्ट है जो बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट है। उसको भी हम देखेंगे, हम एक सेशन उस पर भी करेंगे, लेकिन थीम जो मेन कोर आइडिया है वो दोनों का सेम है, जो कोर फिलॉसफी है दोनों की सेम। जो चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट है उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। वो एक उसमें एनिमल वर्जन है उसका और एक उसका ह्यूमन वर्जन।
एनिमल वर्जन में एनिमल कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया गया इन अ पिक्टोरियल फॉर्म, और जो ह्यूमन वर्जन है उसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स को इस्तेमाल किया गया। उसमें जो इसमें मेन जो रैशनल है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो आमतौर पे एनिमल कैरेक्टर्स को, जो छोटे बच्चे हैं वो एनिमल कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। सो द चिक सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल एंड देयर इज द मदर चिकन, द hen, so she is like providing what the food on the dining table, and the chicks are sitting and one chick is holding a spoon in his hand. So maybe ये एक तरह की स्टिमुलेशन हो और कोई रिबिलियस थीम निकल के आए बच्चे की। तो इसी को अगर आप ह्यूमन वर्जन में कन्वर्ट कर दें, सो देयर इज अ मदर एंड देयर आर द किड्स एंड द किड्स आर ईटिंग समथिंग एट द डाइनिंग टेबल, और एक बच्चा जो है उसने हाथ में स्पून पकड़ा हुआ है, और अगेन कोई रिबिलियस थीम आ सकती है। सो वो भी अगर आप नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक में डिवाइड करेंगे, सो अगेन हम इडियोग्राफिक यूज़ करेंगे, और जो एटीट्यूड से रिलेटेड है, जो बिहेवियर से रिलेटेड है, जो परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जब ये टेस्ट एडमिनिस्टर कर लेंगे आप, तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द फर्स्ट थिंग देन हम करेंगे, क्योंकि हम खुद अपना सब्जेक्ट मैटर भी हैं, तो हम खुद को कुछ जानते हैं। सो जब हम अपनी जो थीम्स हैं उनको इंटरप्रेट करेंगे, सो वुड बी हैविंग मोर आइडिया दैट कि हाउ टू इंटरप्रेट अदर पीपल्स थीम्स इन दीज स्टोरीज। सो इसको अभी मैं यहाँ वाइंड अप करता हूँ। सो नेक्स्ट में हम जब ये आ जाएंगे, थीम्स आ जाएंगी, हर एक की इंडिविजुअल थीम्स आ जाएंगी, तो फिर हम इंटरप्रेट करेंगे, एंड देन जो मेन पर्पज़ है हमारा उससे सीखने का है। तो इसको एंड में यूँ करता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड टूल, इट्स अ वेरी यूज़फुल टूल। 2001 से ऑनवर्ड मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ। आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस यूजिंग दिस टेस्ट। बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ये देता है, और उसकी बहुत यूटिलिटी है प्रैक्टिस के अंदर भी, और जो भी अगर आप पर्सनल सिलेक्शन की बात करें उसके अंदर भी, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी इसकी ख़ास एक सिग्निफिकेंस है। जो स्टेट ऑफ माइंड है उस आदमी की, उस शख्स की, उस इंडिविजुअल की, उस क्लाइंट की, उस पेशेंट्स की, जो इस ख़ास सिचुएशन के अंदर है, वो बहुत क्लियरली ये डिपिक्ट करता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।